जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 14 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, ये जो है आपका सेट 1 है। इसके बाद आपका जो VBI सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसका सेट 2 और 3 भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ आपका जो VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये सारे जो वीडियो है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भिड़ेंगे, इसीलिए आप लोग जो है सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए आपका जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले यहाँ पर दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और दोस्तों, आपका प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आपको पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न का मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और वहीं पर 31 से लेकर के 52 तक आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह बहुत ही VBI, जिसमें पूछा गया है कि कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। यहाँ जो पूछा गया है कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है बहुत ही सुंदर ढंग से कि कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की एक विधि है, जिसकी खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 में की गई थी। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो आपका कार्बन 14 विधि है जो एक तिथि निर्धारण की विधि है, तो इसकी खोज किसने की है, तो अमेरिकी रसायन शास्त्री BF लीवी ने 1946 में। इसका दोस्तों आगे जो लिखना है कि इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 की समान मात्रा में पाया जाता है। जब भी कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति जीवित रहता है या फिर कोई भी जीव, तो उसमें कार्बन 12 और 14 समान होता है। लेकिन क्या होता है कि मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो अस्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 की निरंतर क्षय होने लगता है। तो इसकी मात्रा के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा वस्तु कितना दिन पुराना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है 32वां प्रश्न कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार बताइए। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, जो भारत का सबसे बड़ा महाग्रंथ है। तो उसमें जो विवाह का वर्णन किया गया है तो वो कितने तरह के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। और वह कौन कौन सा विवाह है, तो वह है आपका पहला में ब्रह्मा विवाह, दूसरा में देव विवाह, तीसरा में आर्ष विवाह, चौथा में प्रजापत्य विवाह, पांचवा में असुर विवाह, छठा में गंधर्व विवाह और सातवां में राक्षस विवाह और 8वां में जो दिया गया पिशाच विवाह। ये आपका वर्णन है और इनमें से प्रथम 4 उत्तम एवं अंतिम 4 निंदनीय माने गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार को बताइए। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि अल बिरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं 2 अवरोधों का उल्लेख कीजिए। अल बिरूनी ने जो भारत की यात्रा की थी, तो जो यात्रा का वृत्तांत है उसको लिखने में उसको कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उसको कौन कौन सा अवरोध का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि पहली कठिनाई भाषा की थी। वो जो विदेशी था, भारत में आया था, तो उसको जो है हिंदी या फिर संस्कृत इत्यादि भाषा नहीं आती थी, तो ये समस्या उसकी पहली समस्या थी। और संस्कृत के भावों को अरबी या फारसी में व्यक्त करना कठिन था, समझ रहे हैं। और दूसरी समस्या ये थी कि धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं में भिन्नता थी। तो इस तरह से ये आपका संक्षेप में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर लिखना है, आप लोगों को एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर अधिकतम 50 शब्दों में ही लिखना है, उससे ज्यादा में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखें। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत कौन कौन है, और भी हैं लेकिन 4 का नाम लिखना है।
तो इसमें जो लिखना है उत्तर में कि भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संत निम्नलिखित हैं। तमिलनाडु में सफार, पंजाब में रामानुजाचार्य, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा कश्मीर में लाल देद। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 प्रसिद्ध संतों का नाम देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भू राजस्व दर से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर की सूचियां तैयार कराई, जिन्हें दस्तूर कहते थे, और प्रत्येक दस्तूर में सभी तरह के अनाजों के प्रचलित भावों का लेखा जोखा भी रहता था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, साथ ही साथ ये भी देख लिया कि दस्तूर क्या था। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखें। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो उसमें भाग लेने वाले 4 महिलाओं का नाम आप लोगों को लिखना है। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे, 1 नंबर में रानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी की रानी कहते हैं, इसके बाद बेगम हजरत महल, इसके बाद महारानी बैजाबाई सिंधिया, और इसके बाद चौथा में अवंतीबाई ताईबाई। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके द्वारा हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में, ठीक है। और ये जो दिन था आपका कौन सा दिन था, तो एक पर्व का दिन था, और वह पर्व का क्या नाम था आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो कराया था जनरल डायर ने, यहाँ जो दिया गया था कि किसके द्वारा हुआ था, तो जनरल डायर के द्वारा, समझ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। भारत का जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्यों। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि तत्कालीन गृह मंत्री एवं देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता एवं कूटनीति ने बिना कठिनाई के ही भारत की लगभग 560 से अधिक देशी रियासतें भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी कर लिया था, और इस कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों भारत का जो प्रथम गृह मंत्री और साथ ही साथ आपका उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे देशी रियासत थे, और उसमें से 560 देशी रियासतों को जो उन्होंने भारतीय संघ में शामिल कराया था बिना कठिनाई का, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका जो आगे नंबर आता है वो है आपका खंड ख का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, और 6वें प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को 18 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है वो है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं, या फिर मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से कि मोहनजोदड़ो अपने विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो है कहा जाए सबसे बड़ा नगर था, और ये जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो यहाँ पर एक विशाल स्नानागार था, यानी कि स्विमिंग पूल, वर्तमान समय में जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं, उसी तरह का वहां पर था। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि इस विशाल स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक होता था, यानी कि सभी लोगों के लिए, किसी एक का नहीं था, और इस स्नानागार की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 180 एवं 180 फुट है, और इसमें स्नान कुंड जो है यानी कि जहां पर लोग नहाते थे उस कुंड का जो आकार है इत्यादि के बारे में देखें तो उस स्नान कुंड आंगन के मध्य में स्थित है, जो लगभग 40 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है, 8 फुट गहरा यानी गड्ढा है। इसका दोस्तों इस कुंड के चारों ओर बरामदे, कमरे, रास्ते एवं नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, और इसके 3
और कमरे बने हुए थे, एक बड़ा कुआं था जिससे जलाशय में पानी जाता था, और इसके उत्तर में एक गली की दूसरी और छोटी संरचना के 8 स्नानागार बने हुए थे। इसके बाद स्नान कुंड का पानी निकलने के लिए एक नली थी जो गंदा पानी होता था या फिर किसी तरह का उसके लिए, और संभवतः यह स्नान कुंड सार्वजनिक स्नानागार था और इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय किया जाता होगा, और इसकी वास्तुकला आज भी वास्तुकारों के लिए आश्चर्य का विषय है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो आपका पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसका उत्तर हम लोगों को इसी तरह से लिखना है अपने भाषा में। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों ये जो कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। जो आपका मौर्य वंश के तीसरे शासक थे अशोक, और साथ ही साथ कलिंग राजा के बीच में, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो हम लोगों को लिखना है कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहला प्रभाव है कि अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहता था और उसने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों अभी जिसको हम लोग उड़ीसा कहते हैं, तो उस समय उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र को, समझ रहे हैं। और इसी के नाम पर अभी उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है, कलिंगा यूनिवर्सिटी। तो वहीं के राजा के साथ में अशोक का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, जिसको कलिंग का युद्ध कहते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, रण क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति मारे गए और 1.5 लाख बंदी हुए तथा उनसे कई गुना अधिक घायल हो गए, बहुत से सैनिक पंगु बन गए। उस जमाने में जिस समय जनसंख्या बहुत कम होती थी, तो उस समय देखिए इतने लोग मारे गए थे और इतने लोग घायल हुए थे, यानी कि बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था, समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट लिखना है कि अशोक के 13वें शिलालेख में हम इस युद्ध की भीषणता का वर्णन पाते हैं। ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो यह अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसका दोस्तों आगे लिखना है इतना भारी रक्तपात, तबाही और बर्बादी से अशोक के हृदय में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ और उसे युद्ध से घृणा हो गई और उसने जीवन भर कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। दोस्तों ये जो घटना घटी थी, ये जो युद्ध हुआ था, तो घायल जो हुए थे लोग, तो उनके जो पत्नी या फिर बहन है या माँ है, वो लोग बहुत रो रहे थे और उसके चित्कार के कारण ये जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तित हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धर्म का भी शुरुआत किया था। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट में लिखना है कि एक बौद्ध भिक्षु की अहिंसात्मक शिक्षा का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध धर्म की पुस्तकों का उसने गहरा अध्ययन किया और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और तलवार सदा के लिए म्यान में रख दी और दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति अपनाई। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों को समझाने के लिए महाभारत उत्तम स्रोत है, इसका उचित तर्कों के साथ समर्थन करें। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों को समझाने के लिए महाभारत उत्तम स्रोत है, इसका उचित तर्क के साथ समर्थन करना है, उसके समर्थन में लिखना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्षों तक चली और इसी दौरान ब्राह्मण लेखक वर्ग युद्ध की मुख्य घटनाओं के साथ साथ अपने अनुरूप नीति शास्त्र जोड़ते चले गए जो तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं एवं इसके बदलावों को प्रतिबिंबित करते हैं। और इसमें जो पहला आपका देना है पहला पॉइंट कि गुरु द्रोणा द्वारा निषाद को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार न करना वर्ण व्यवस्था की कठोरता को दिखाता है। इसका अगला प्रश्न आपका है कि द्रौपदी का सामूहिक विवाह शास्त्रों के अनुसार संभव नहीं था, लेकिन यह संभव कुछ राजघरानों में स्वीकार्य रहा होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है वो है कि श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार दिखाना संभवतः ईसा से 2 शताब्दी पूर्व विष्णु उपासना के बढ़ते प्रभाव के कारण ही था। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट में इसके उत्तर को लिखा, क्योंकि आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में 3-3 नंबर ही रहेगा, 3 पॉइंट से कम में नहीं चलेगा, ठीक है। 3 नंबर 3 पॉइंट। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि इब्न बतूता का जन्म 24 जनवरी 1304 को मोरक्को के तेंजियर नगर में एक खाना बदोश जाति में हुआ था। खाना बदोश का मतलब जो इधर उधर घूमते मांगते फिरते हैं, खाते हैं, तो वैसे ही परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता था। देखिए कितना लंबा नाम है।
है तो यहाँ से अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इब्न बतूता के नाम से जानते हैं। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इन्होंने अपने 73वें वर्ष के जीवन काल में 77,640 मील की लंबी यात्राएं की थी, यानी कि बहुत सारे देशों का भ्रमण किया था। और 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की और उसके यात्रा वृत्तांत की जूलिए द्वारा अजायबुल अब्सार नामक पुस्तक से लिखा, जिसे मेहदी हुसैन ने रहला नाम दिया है। रहला जो पुस्तक है इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इब्न बतूता द्वारा लिखित है। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि इनकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इस पद पर उसने कई वर्षों तक कार्य किया और उसने मालदीप में भी न्यायाधीश का कार्य किया और उसने विभिन्न संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी है और वह बड़ा साहसी व्यक्ति था। उसे यात्राओं में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यहाँ चोर डाकुओं से भी उसका पाला पड़ा था भारत में, परंतु उसने कभी धैर्य नहीं खोया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारतीय दासों तथा दासियों की स्थिति की भी विस्तृत चर्चा की है और उसने नारियल और पान, भारतीय शहर और डाक व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इब्न बतूता के बारे में देख लिया कि ये कौन था, कब आया और इसका जो है भारत में किस तरह से भ्रमण किया और यहाँ पर किस तरह से चोर डाकुओं से भी उसका पाला पड़ा था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य है दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था और यहाँ का जो एक प्रतापी राजा था कृष्णदेवराय था, समझ रहे हैं, जिन्होंने आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो इसकी मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, समझ रहे हैं, और इसकी जो स्थापना किए थे वो हरिहर एवं बुक्का राय जो संगम वंश के शासक थे। तो इसका जो पतन है कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। तो इसका दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर लिखना है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों एवं सेनापतियों की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिससे साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ और 1542 ईस्वी तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजवंश आराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी तक सत्ता पर काबिज रहे और समय अनुरूप विजयनगर शासकों और दक्षिणी शासकों के बीच सामरिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर समीकरण बदलते रहे। अंततः दक्षिण राज्यों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध त्रिगुट कायम कर लिया, यानी कि ये लोग जो है गठबंधन कर लिया। कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने, जिसकी परिणति 1565 में तालीकोटा अथवा राक्षसी तगड़ी के युद्ध में देखने को मिली, जहां तीनों दक्षिण राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ने विजयनगर पर आक्रमण कर उसे जी भर लूटा और उसे बर्बाद कर दिया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां पर अराविंदु वंश के शासकों ने शासन किया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोषों की विवेचना करें। दोस्तों ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भारत का जो बंगाल का क्षेत्र था तो वहां पर लागू किया था। तो इसका गुण और दोष को लिखना है। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे अस्थाई व्यवस्था के गुण, और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि इससे लगान की राशि निश्चित हो जाने के कारण मनमाना लगान देने से किसान को छुटकारा मिला। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अस्थाई व्यवस्था के बाद नए जमींदारों का उदय हुआ, जिन्हें जमींदारी का अंशानुगत अधिकार मिला, जिससे वे अंग्रेजी सरकार के भक्त बन गए और इससे अंग्रेजी सरकार को राजनीतिक लाभ मिला। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा में कि कंपनी की लगान की राशि निश्चित हो गई, जिससे उसे बजट बनाने में सुविधा हो गई। अगला पॉइंट है कि भारत में मालगुजारी वसूलने की आधुनिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और पांचवा पॉइंट की कंपनी को मालगुजारी वसूलने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी पड़ी, जिससे
उन्होंने अपने कर्मचारियों को अन्य कामों में लगाया। तो दोस्तों ये जो है आपका गुण था। और आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आगे जो हम लोगों को लिखना है, अस्थाई बंदोबस्त के दोष। पहले हम लोग यहाँ पर गुण देखें कि इसका क्या गुण था, क्या फायदा था। अब देखिए इसका नुकसान या दोष क्या था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस व्यवस्था के कारण किसानों का शोषण बढ़ गया। यद्यपि जमींदारों को रैयत द्वारा दी जाने वाली लगान की राशि निश्चित कर दी गई, तथापि जमींदारों द्वारा किसानों से ली जाने वाली लगान की राशि निश्चित नहीं की गई थी। तो ये जो पहला दोष है आपका। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो अगला जो दोष है वह है कि इसके कारण किसानों पर अत्याचार बढ़ गए और नगर में के रहने वाले जमींदारों के दलाल किसानों पर अधिक अत्याचार करते थे। जो नगर में रहते थे वो जमींदार, और उसका जो दलाल लोग हैं वो लोग गांवों में आकर के अत्याचार करते थे। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस व्यवस्था में भूमि की पैमाश किए बिना ही निम्न दर पर मालगुजारी तय कर दी गई थी, जिससे कंपनी को हानि हुई। इसका दोस्तों आगे लिखेंगे कि वैसे जमींदार जो तय की गई लगान को जमा नहीं कर पाए, उनकी जमीनें जब्त कर नीलाम कर दी गई। चलिए अगला पांचवा पॉइंट है कि इस व्यवस्था द्वारा धनी जमींदार का एक वर्ग उत्पन्न हुआ जो कलकत्ता में बस गए और विलासकारी जीवन जीने लगे, और उन्होंने अपने क्षेत्र की कृषि के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसका दोस्तों छठा पॉइंट लिखेंगे कि यह कॉर्नवालिस की एक भयंकर भूल थी, जो उसने किसानों को भूमि मालिक बनाने के बजाय जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, जिसको कृषि की उन्नति के प्रति कोई रुचि नहीं थी। और सर चार्ल्स मेटकेफ ने लिखा है कि कॉर्नवालिस भारत के समृद्धि का निर्माता बनने के बजाय भयंकर विनाशक बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त का जो गुण और दोष था उसको देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वह पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ये जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, जिसमें झांसी की रानी तात्या टोपे, नाना साहब, इसके बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह इत्यादि लड़े थे। तो इसका तत्कालिक कारण क्या था? कारण तो बहुत थे, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक, धार्मिक, लेकिन तत्कालिक कारण क्या थे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं जिसमें सुअर व गाय की हड्डियां एवं खून का चूरा मिलाया गया है। यह अफवाह फैल रहा था और इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था एवं हिंदू व मुसलमानों को लग रहा था कि अंग्रेज प्रत्येक प्रकार से हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये आपका पहला जो कहा जाए कारण है वो है, ठीक है। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो दूसरा जो हम लोग देखें, दूसरा पॉइंट अगर माने इसको, तो इसी बीच चर्बी वाले करतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बने। समझ रहे हैं, 1857 ईस्वी के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो वह था आपका चर्बी वाला करतूस, जिसको एनफील्ड राइफल कहा जाता था। समझ रहे हैं। आगे लिखना है कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक ब्राउन बेस, पुराना जो बंदूक था उसका नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल सैनिकों को प्रयोगार्थ दिया था। समझ रहे हैं, जो भारत में सैनिक थे तो उसमें भारत के लोग भी नौकरी करते थे, हिंदू मुस्लिम सब कोई, और अंग्रेज भी थे। समझ रहे हैं, तो उसके प्रयोग के लिए एक नया राइफल आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। इसके करतूस पर चिकना कागज लगा था और इस करतूस को बंदूक के प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। कागज का मतलब है कि एक कवर लगा हुआ रहता था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखना है कि जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि इन करतूसों के मुंह पर गाय व सुअर की चर्बी लगाई गई है। मुंह पर नहीं बल्कि वो जो कवर था उस पर। और कालांतर में यह पता चला कि बुलिच शस्त्रागार में गाय एवं सुअर की चर्बी उपयोग की जाती है। इससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कलकत्ता के पास दमदम में सेना ने करतूसों का खुलकर विरोध किया और इस प्रकार चर्बी वाले करतूस ही 1857 के विद्रोह का आरंभ होने के तत्कालिक कारण बने। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा 1857 ईस्वी का जो विद्रोह शुरू हुआ था तो इसका शुरुआत किसने किया था? वो आपका कौन पांडे थे? आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम जान रहे हैं लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें
तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ये जो दांडी मार्च है ये महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और इसका जो समापन है समुद्र के किनारे दांडी गांव में, तो वो जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके नमक कानून जो है तोड़ा गया था। तो ये जो यात्रा हुई थी यानी कि दांडी मार्च, तो इसका क्या महत्व है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में? तो इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च का महत्व, जिसमें पहला लिखना है कि इस घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी को विश्व प्रसिद्धि मिली और इस यात्रा का यूरोप और अमेरिका के प्रेसों द्वारा व्यापक कवरेज होने लगा। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दांडी मार्च से अंग्रेजों को यह आभास होने लगा कि अब भारत पर उनका राज अधिक दिनों तक नहीं चल सकता और भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से शुरू होता है, ये गलती से वहां चल गया, यहाँ रहना चाहिए था। तो नमक एक मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा था, अतः नमक आंदोलन ने सभी भारतीयों का ध्यान इस ओर खींचा और यह आंदोलन देशव्यापी हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे कि यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और कमला देवी स्वयं उन असंख्य औरतों में से थी जिन्होंने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी दी थी। अगला पॉइंट लिखेंगे कि नमक कानून से देश की गरीब जनता त्रस्त थी। इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्ग, शहरी, ग्रामीण, गरीब, अमीर, महिलाओं, पुरुषों एवं छात्रों को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन करें, तो यही आपका उत्तर है। और दोस्तों ये जो दांडी मार्च हुआ था इसमें कितने सहयोगियों के साथ गांधी जी ने यात्रा की थी दांडी मार्च, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने सभी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देख लिया है और इसके बाद आपका जो नंबर आता है खंड ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है लगभग 250 शब्दों के आसपास में ही लिखना है और आपका प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 20 नंबर मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आपका। तो इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि हड़प्पा संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई एवं पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं और पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। ये आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी टीले पर क्या था? नगर था, पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। ठीक है, और दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था जहां सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, इसका दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट हम लोगों को देना है नगर निर्माण व्यवस्था जो थी वहां का, उसकी विशेषता में वह लिखना है सड़क व्यवस्था। वहां जो सड़क बने हुए थे वो किस ढंग से बने हुए थे? तो मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। ठीक है, यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी। कितनी चौड़ी थी? तो 9.15 मीटर, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। ठीक है, जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब है सीधा सीधी, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि समकोण में इस तरह से काटती थी। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था और इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। ये जो सड़क निर्माण होता था इसको क्या नाम दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो अगला पॉइंट इसमें लिखना है कि वहां पर जल निकास की प्रणाली क्या थी, है ना? तो इसका जो उत्तर लिखना है कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी और यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे और भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। यहाँ पर हम लोग देखिए घर से निकलता था छोटे नाली में, सड़क में जाके बड़े नाली में मिलता था, जैसे कि अभी भी होता है।
इसका दोस्तों आगे लिखना है कि मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा बैंक किया जाता था और नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नगर मोखे यानी कि मेल होल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है, यानी कि वर्तमान में भी ऐसा नहीं देखा जाता है। ऐसी व्यवस्था थी वहां पर जल निकास की। इसका दोस्तों अगला जो पॉइंट लिखना है स्नानागार के बारे में, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में यह स्नानागार पाया गया था। तो इसका जो हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट में कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है यहाँ के विशाल दुर्ग और 54.86 गुने 33 मीटर में स्थित विशाल स्नानागार। यह 39 फुट यानी कि 11.88 मीटर लंबा और वहीं पर 23 फुट यानी कि 7.1 मीटर चौड़ा एवं 8 फुट यानी कि 2.44 मीटर गहरा है। ये जो स्नानागार है इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी, गहराई इतनी थी। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है ना, और स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है और संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। इसके बाद आगे जो लिखना है कि स्नानागार से जल के निकास की भी व्यवस्था थी और यह स्नानागार उन्नत तकनीक का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ तक इस पॉइंट तक देख लिया है। इसका दोस्तों आपका चौथा जो पॉइंट है अन्नागार। अन्नागार का मतलब खाने वाले जो अन्न है, भोजन है, उसको रखने वाले घर के बारे में। तो इसमें लिखना है कि मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। आगे लिखेंगे कि हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं और ये 2 कतारों में 6 की संख्या में है और ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर हैं एवं प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर गुने 6.9 मीटर है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। इसका दोस्तों वहां पर जो ईंटें होती थी जिस पर घर बनाए जाते थे तो वो कैसे होते थे उसके बारे में हम लोग देखें। तो अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे ईंटें। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है और ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी जैसा कि अभी होता है। इसके बाद आगे लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का जो आकार है वो 51.43 गुने 26.27 और चौड़ाई 6.35 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है और सामान्यतः 27.94 गुना 13.97 गुना 6.35 सेंटीमीटर की ईंटें प्रयुक्त हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया जिसमें आपका पूछा गया था कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता में नगर निर्माण योजना के विशेषताओं का वर्णन करें या फिर नगर निर्माण योजना का वर्णन करें। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। मनुस्मृति में चंडालों के क्या क्या कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है या अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं, है ना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, किसी अपवित्र व्यक्ति के छूने से अशुद्ध हो जाना छुआछूत कहलाता है और चंडाल जिन्हें अस्पृश्यता की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इनका कार्य शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं को छूना आदि निम्न स्तर के दूषित कार्य करने के कारण इन्हें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे दिया गया है कि इन्हें समाज में शूद्र का स्थान दिया गया है और इनकी परछाई या स्पर्श से यहाँ तक कि इन्हें देखना भी ब्राह्मण वर्ग अशुभ मानते थे। तो चंडाल कौन था और उसके बारे में क्या धारणा थी समाज में और साथ ही साथ ब्राह्मण उसको क्या मानते थे वो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देखें तो लिखना है कि मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं और किए गए थे। इसके कारण प्राचीन समाज में अछूतों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। समझ रहे हैं, छुआछूत का भेदभाव उस समय बहुत ज़्यादा होता था और यहाँ तक कि आप लोग जानते ही होंगे जो भारत के संविधान निर्माता हैं, जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उसको भी जो है स्कूल में पढ़ने उस समय नहीं दिया जाता था क्योंकि वो जो है माना जाता है कि अछूत वर्ग से, महार जाति से रिलेटेड थे। इसका दोस्तों इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि मनुस्मृति में अछूतों के कर्तव्य की एक सूची दी गई है जिसके अनुसार चंडालों या अछूतों को ग्राम या नगर से बाहर रहना होता था। वे फेंके गए बर्तनों का
उपयोग करते थे, मृत व्यक्तियों के वस्त्र एवं आभूषण पहनते थे और रात्रि में वे गांव या नगर में भ्रमण नहीं कर सकते थे। देखिए ये जो क्या स्थिति थी उस समय। इसका दोस्तों आगे जो लिखना है कि लावारिस लाशों की अंतिम क्रिया भी वही करते थे, उन्हें वधित कसाई का क्रूर कार्य भी करना पड़ता था। अगला है मनु स्मृति में चंडालों अछूतों को अत्यंत निम्न दृष्टि से देखा गया है और उनके संबंध में अर्थात निम्न कोटि के विचार व्यक्त किए गए हैं। समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि उस समय जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता या प्राचीन समय में छुआछूत क्या था और उस समय चंडालों की क्या स्थिति थी, उसको कैसे समझा जाता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। आपका अगला प्रश्न है कि जाति एवं वर्ण व्यवस्था के संबंध में अल-बिरूनी के विवरण पर चर्चा करें। यहाँ जो पूछा गया है जाति एवं वर्ण व्यवस्था के संबंध में अल-बिरूनी के विवरण की चर्चा करें अथवा अल-बिरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा के विवरण में कुछ प्रत्यात्मक त्रुटियां हैं, टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसका जो उत्तर लिखना है कि अल-बिरूनी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद के 9वें अध्याय में भारतीय जातीय व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने जो किताब लिखा है किताब उल हिंद, तो उसने जो है इसके बारे में 9वें अध्याय में लिखा है, जिसमें लिखा हुआ आगे कि अल-बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को संस्कृत के धर्म ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास किया है और हिंदू पुस्तकों के अनुसार ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य एवं पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। आप लोग देखिए यहाँ पर 4 वर्ण जो हैं, जिसमें हम लोग देखें ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ है? तो उसका जन्म हुआ ब्रह्मा जी के सिर से। समझ रहे हैं। और वहीं पर क्षत्रिय का जन्म कहाँ हुआ? तो भुजाओं से। और वहीं पर वैश्यों का जन्म कहाँ से हुआ? तो जांघ से। और वहीं पर जो शूद्र थे उसकी उत्पत्ति हुई है पैरों से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और इन 4 वर्णों के अलावा इनके अंदर अलग अलग उपजातियां भी थी। कौन कौन सी थी? बहुत सारी थी। साथ ही वह यह भी बताता है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना गया है। इस्लाम में ऐसा भेदभाव नहीं था। आगे की अल-बिरूनी अपवित्रता की मान्यताओं को अस्वीकार करता है कि हर अपवित्र वस्तु अपना पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। इसका दोस्तों इसी में जो हम लोगों को और लिखना है कि सूर्य हवा को समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है और यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। अल-बिरूनी कहते हैं कि हिंदू ऐतिहासिक तिथियों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें राष्ट्रीय हित को कोई चिंता नहीं थी। समाज जाति प्रथा में कठोरता से जकड़ा हुआ था, लेकिन अल-बिरूनी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि वास्तविक जीवन में जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। अत्यंत अछूत और श्रेणियों जातियों से आशा की जाती कि वह किसानी और जमींदारों को सस्ता ज्ञान उपलब्ध कराए, अतः उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज किया? कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। बहुत सारे बार ऐसा भी पूछा गया कि कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था, कैसे वर्णन करें। तो दोस्तों ये दोनों तरह के जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विजयनगर में 4 राजवंशों का राज था। कौन कौन? तो एक था संगम वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्काराय, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका दूसरा था आपका सालू वंश, तीसरा में तुलु वंश और चौथा में अराविंदु वंश, जिसके समय विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि कृष्णदेवराय न केवल तुलु वंश के बल्कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे और वह एक महान योद्धा और कुशल सेना नायक थे। सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन कर बहमनी और उड़ीसा के गणपति शासकों का दमन कर उन पर नियंत्रण स्थापित किया। ये देखिए कृष्णदेवराय उस समय कैसे थे। इसका दोस्तों आगे इसी में लिखना है कि कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति पर लगाम ही नहीं लगाया, बल्कि गोवा पर बढ़ी उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश भी लगाया और उसी के शासनकाल में रायचूर दोयाब का महत्वपूर्ण प्रदेश विजयनगर साम्राज्य का अंग बना। आगे लिखेंगे कि उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और कृष्णदेवराय का शासन सांस्कृतिक विकास के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है और उन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। किसको? विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था कृष्णदेवराय को।
इसका दोस्तों आगे लिखना है कि उनके राज दरबार में 8 महान कवियों का सम्मेलन उपस्थित था और इसमें तेलुगु साहित्य के विख्यात विद्वान पेदन का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध तेनालीराम जो आप लोग कहानी कभी सुनते होंगे उन्हीं के राज दरबारी रत्नों में से एक था, समझ रहे हैं। और तेनालीराम की तुलना अकबर के महान नवरत्नों में से एक बीरबल से की जाती है। इसके बाद लिखेंगे कि कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य के विकास का स्वर्ण काल माना जाता है और उन्होंने स्वयं तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यात, देखिए ये जो किताब है आमुक्तमाल्यात, इसकी रचना कृष्णदेवराय ने की थी किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में। आगे इसमें लिखेंगे और संस्कृति में जाम्बवंती कल्याणम नामक ग्रंथ लिखा। संस्कृत में क्या, जाम्बवंती कल्याणम, है ना। आगे लिखना है कि कृष्णदेवराय ने स्थापत्य कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया जिसमें विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर विश्वविख्यात है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया और साथ ही साथ कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था कैसे, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए या फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने तत्कालिक कारण के बारे में देख चुका है अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसमें आपका ये जो करतूस वाली घटना थी इनफील्ड राइफल वाला, तो वो जो है हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे, पूरा डिटेल से लिखना है। तो इसमें जो हम लोग लिखेंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण निम्नलिखित थे, जिसमें पहला कारण है राजनीतिक कारण और इसमें लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारतीय देशी राज्यों में एक बेचैनी एवं असंतोष व्याप्त था और हड़प नीति, गोद निषेध की नीति तथा कुशासन की नीति के कारण विभिन्न देशी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था और इस कारण जनमानस विस्फोट की स्थिति में था। आप लोगों को पता ही होगा झांसी जो है उसको अंग्रेजों ने राय झड़प नीति के तहत अपने में मिला लिया था, वहां पर गोद लेने की प्रथा को समाप्त करके, जिसके कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया। वहीं पर बिहार में भी आप लोग जानते होंगे जो बाबू कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर के राजा थे, तो उसके साम्राज्य को भी अंग्रेजों ने हड़प लिया था जिसके कारण उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। तो इस तरह से हम लोगों ने राजनीतिक कारण को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक कारण। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। और इसमें जो लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की कृषि की ओर से उदासीनता तथा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में भेदभाव की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधों का क्रमशः अंत हो गया था और फलस्वरूप बेकारी की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही थी। तो ये आपका आर्थिक कारण था। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो है भारत से जितना भी धन था वो विदेश ले जा रहा था, जिसके कारण यहाँ के लोग गुस्से में थे। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखना है सामाजिक एवं धार्मिक कारण और इसमें लिखेंगे कि कंपनी सरकार ने जनमत तैयार किए बिना जो विभिन्न सामाजिक सुधार के कार्य किए थे उस कारण सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त असंतोष था। यहाँ पर जो है आगे लिखेंगे कि भारत की जनता सदा धर्मपरायण रही है। सती प्रथा, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह तथा संपत्ति एवं विवाह संबंधी अन्य सामाजिक कानूनों को हिंदू जनता ने अपने धर्म एवं सामाजिक जीवन में एक विदेशी शासन हस्तक्षेप ही समझा था। यानी कि अंग्रेजों ने भारत में जो नियम कानून बना हुआ था सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, इसके बाद विधवा विवाह इत्यादि, तो उसको कानून बना करके बंद कर दिया था जो भारत के लोगों को पसंद नहीं था। समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आपका अगला जो पॉइंट है सैनिक कारण और इसमें लिखेंगे कि सैनिकों में भेदभाव, अंग्रेजों एवं भारतीय सैनिकों के बीच पद पदोन्नति एवं भत्ता आदि के संबंध में काफी भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। यानी कि जो अंग्रेज सैनिक होते थे उसको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलता था, उसको घोड़ा रखने भी मिलता था और पैसा भी जो है वेतन ज्यादा मिलता था। लेकिन भारतीय लोग जो सेना में काम करते थे तो वो लोग घोड़ा भी नहीं रख सकते थे, साथ उसको जो है वेतन भी कम मिलता था और उसका पदोन्नति नहीं होता था, प्रमोशन नहीं होता था। तो ये जो भेदभाव की नीति थी।
इसका दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे तत्कालिक कारण, और वह है आपका धार्मिक कारण। आगे लिखना है कि एक नए कारतूस का प्रयोग अंग्रेजों ने सैनिकों को करने को कहा था, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, है कि नहीं। और नई किस्म के कारतूस को दांतों से काटकर भरना पड़ता था। जो गोली होता था उसको कारतूस कहते हैं। तो वो जो एक कवर के नीचे छिपा रहता था, उसको दांत से छीलने के बाद बंदूक में डाला जाता था। और यह अफवाह फैल गई कि गाय और सुअर का चर्बी इसमें मिली हुई है, अतः हिंदू एवं मुस्लिम दोनों सैनिकों में ने विद्रोह कर दिया। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो कारण था, साथ ही साथ तत्कालिक कारण था, उसको हम लोगों ने कुल मिलाकर के 5 पॉइंट में वर्णन किया या फिर डिटेल से लिखा। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न है वह है कि दांडी मार्च के बारे में लिखें। दांडी मार्च के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोगों को हम संक्षेप में बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ दांडी के लिए यात्रा शुरू किया था। और उन्होंने जो है कहा जाए तो 240 मील का सफर तय किया था। और वहां जाकर के उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था और असहयोग आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो ये जो है दांडी मार्च था आपका संक्षेप में। लेकिन इसमें हम लोग देखें तो जो लिखना है हम लोगों को, यहाँ पर देखा जाए कि गांधी जी ने नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध करने का निर्णय लिया। उस समय नमक पर टैक्स देना पड़ता था, जो गरीब अमीर सभी समान रूप से प्रयोग करते थे। आगे लिखना है कि महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था, और ज्यादातर लोगों ने इस सोच को हास्यास्पद करार दिया। ऐसे लोगों में अंग्रेज भी शामिल थे। वे लोग सोचते थे ये कैसा मैटर चुन लिया महात्मा गांधी ने। आगे इसमें लिखना है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कई अन्य मांगों के साथ नमक कर को समाप्त करने की मांग भी रखी गई थी। और दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था अपने 78 साथियों के साथ में, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे और उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी तय की, और कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ हो लिए। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा और दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे लिखना है कि देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानूनों का उल्लंघन किया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 14 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो VVS सब्जेक्टिव प्रश्न थे, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसके उत्तर को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताने का कोशिश किया। और दोस्तों ठीक इसी तरह से आपका जो और भी VVS ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसके उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने जो आप लोगों को बताया था ज्योग्राफी में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर सोशियोलॉजी में, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भिड़े थे, और इसमें भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ेगा। इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को अच्छे ढंग से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।